हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नीलेश एकेडमी क्लास 9th एंड 10th के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के साथ साथ जो ओएमआर बेस्ड होने वाले हैं, उसके अलावा हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी इधर आप लोग देख सकते हो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट इस वीडियो को शुरू करता हूँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। बाकी यहाँ बस इतना कहूँगा कि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप मिल जाएगी UPMSP स्टडी कर, ठीक है, उससे भी डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जाकर मैंने हिंदी और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अभी जल्द ही टेस्ट ऐड किया है, आप जाकर टेस्ट भी देना, लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर से भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ठीक है, सब लोग जानते हो भाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई थी। क्लियर। और जाकर 1848 में फ्रांस एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ये भी याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि फ्रांस स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, तो 1848 में। क्लियर। तो यहाँ दो प्रश्न आपके क्लियर। आगे चलते हैं अगला। फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। ओके, मतलब दो राज्यों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान यानी एक तरह से व्यापार क्या कहलाता है। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय। तो देखो, ये मतलब एक राज्य, दो राज्य हो गए, उनके बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है वो राष्ट्रीय व्यापार, मतलब अपने देश के अंतर्गत ही जो व्यापार होता है वो राष्ट्रीय व्यापार होता है। और दो देशों के बीच, ठीक है, या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक। तो अपने ही दो देश, मतलब अपने ही राज्यों में दो राज्यों के बीच जो व्यापार होगा उसको हम लोग राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या होता है। बाकी यहाँ वस्तु विनिमय एक शब्द आया है तो इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो, वस्तु विनिमय का मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। जैसे मान लो हमने किसी को गेहूं दे दिया, वो हमें चावल दे दिया, तो एक तरह से उसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। ठीक है। चलो अगला थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, भाई सब लोग जानते हो हिंदी ही है हम लोग की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला तीसरे के बाद फोर्थ नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ओके, विश्व व्यापार संगठन की हमें स्थापना बताना है कि कब हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1993 में, या 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1990 में, या 1 जनवरी 1985 में। ये आपके चार्ट है, ऑप्शन है प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1995, 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। भाई कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूं मैं, श्रीलंका सही ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक। चलो अगला 6 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय यानी वही राज्य, ठीक, प्रशासन का संचालन कौन। भाई मुख्यमंत्री, सिंपल मुख्यमंत्री। ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं, इस बगल हम लोग के कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए। इधर हम लोग 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। भाई 7वां प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, मतलब खनिज से आधारित यानी खनिज संबंधित उद्योग है। सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट के सामान। भाई ये तीनों ऑप्शन आप गलत साट सकते हो अपने मतलब दिमाग से। ठीक है भाई, खनिज से संबंधित या खनिज पे आधारित जो उद्योग है वो सीमेंट है, क्योंकि सीमेंट तो मतलब घरों में ही यूज होता है। घरों में भाई खनिज जैसे आपकी सरिया यूज होती है, छड़ यूज होते हैं, तो ये मतलब खनिजों पे ही आधारित है। ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं 7वें के बाद 8वें प्रश्न पे। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई। ओके, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में छपाई की जो तकनीकी आई वो कहाँ से आई। भारत से, इटली से, जापान से, या फिर मलेशिया से। ये चार्ट है ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा इटली से। ठीक है, ब्रिटेन में छपाई की जो तकनीक आई वो किस देश से आई, तो इटली से आई। क्लियर।
चलो भाई अगला 8वें के बाद 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का हमें मुख्यालय बताना है कि वो कहाँ पे स्थित है। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई जो प्रश्न संख्या 9 है इसका हम लोग का सही ऑप्शन ये हो जाएगा, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। क्लियर। और अमेरिका के अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग। अगला हम लोग का अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, प्रश्न संख्या जो 10 है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ओके, समुद्री जल के रूप में जो पूरे जलमंडल है, मतलब पृथ्वी पे जितना जल है उसका कितना भाग कह रहा है कि समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, ये हमें पूछा जा रहा है प्रश्न। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही आंसर क्या होगा। देखो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, 95%, 96%, 97.5 यानी 97.5% या 98%। तो सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 97.5%। और बाकी जो मतलब बाकी जो जल बचता है वो पीने योग्य एक तरह से है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला 10वें के बाद 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार प्राप्त है भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में? स्वयं राज करने का, शासन व्यवस्था ठीक करने का, अपनी सरकार चुनने का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का मतलब क्या अधिकार है भाई, ये प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है। तो वो अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, सिंपल। स्वयं शासन करने का ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई भी शासन कर लेगा, शासन व्यवस्था ठीक, भाई नॉर्मल कोई भी आदमी तो शासन व्यवस्था ठीक नहीं करेगा, तो ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हम लोग की प्रश्न संख्या 11 रही। अगला हम लोग का प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न संख्या 12 क्या है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। ओके, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, या इनमें से कोई नहीं। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 12 है। तो देखो जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है वो मतलब सबसे अधिक रोजगार देता है। हमें रोजगार की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक। बाकी ये प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक या तृतीय क्षेत्रक क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 6 मार्क में या 4 मार्क में। ठीक है, तो तब इनको हम अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अब अभी आप यहाँ पे यही याद रखो कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, चलो 12 के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 13 नंबर प्रश्न क्या है वो देखो आप लोग। यह प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी जो गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ओके, नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में? पहला ऑप्शन है कि यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था इसलिए, तो ऐसा नहीं है। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, सही बात है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 का हम लोग का बी ऑप्शन यानी ख वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि महामंदी यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ विश्व महामंदी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में नहीं, 1919 में नहीं हुआ। ठीक है, 1924 या 1929, सही ऑप्शन 1929, ये आपका ये भी नहीं हुआ। 1929 में प्रारंभ हुआ था विश्व महामंदी। क्लियर, चलो पूरे विश्व में महामंदी आई थी 1929 में। 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है भाई कि टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ओके, टिहरी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है हमें ये बताना है। तो पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तराखंड में। टिहरी नदी घाटी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, गंगा नदी पे बना हुआ है। चलो प्रश्न संख्या 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक? ओके, मतलब इनमें से दिए हुए राज्य में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर बिहार। ये हम लोग का चार्ट ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो ये हम लोग क्या प्रश्न संख्या 16 रहा। इधर आ जाते हैं 17, 18, 19, 20 कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का MCQ यानी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग ये सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलो प्रश्न संख्या 17 क्या है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ओके, हमें मतलब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना।
1947 में, 1945 में, 1950 में या 1948 में। ये हम लोग क्या मतलब प्रश्न संख्या 17 है। ठीक है, तो इसका हम लोग का घ ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा 1948। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं। 17 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है कि महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी भी राजनीति से, हाँ यही, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। देखो यहाँ कहने का क्या मतलब है, महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उनकी एक बुक है, ठीक है, उसमें इन्होंने ये बात बोली थी। इसका कहने का मतलब यही है कि मतलब जैसे धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि राजनीति जो होती है उसमें धर्म को साथ साथ लेकर चलना चाहिए, सभी धर्मों को। सिंपल यही है। ठीक, चलो 18 के बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में जीविका, ठीक है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। ओके, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? ये हमसे प्रश्न किया जा रहा है। तो भारत में प्रमुख जीविका का स्रोत उद्योग है, कृषि है, व्यवसाय है, या इनमें से कोई नहीं? भाई सब लोग जानते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। ठीक है, तो हम लोग का ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है क्या कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय, उच्च विकास, या राष्ट्रीय विकास, या औसत आय। ठीक है, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा आपका औसत आय। इसको हम लोग व्यक्तिगत आय भी बोलते हैं। चलो, तो ये आपका 20 हम लोग का क्या हो गया? MCQ जो OMR बेस्ड होने वाले हैं। इन 20 का आप जानते हो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 में क्या होगा? OMR पे एग्जाम होगा, OMR शीट पे। ठीक, तो ये 20 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न है जिनका आपको नॉर्मल कॉपी पे आंसर लिखना होगा, ठीक है, उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 प्रश्न लिया है, यहाँ पे 1 प्रश्न लिया है। यह 4 मार्क में आप लोग के प्रश्न मतलब यह प्रश्न एग्जाम में आता है, और इधर 1 प्रश्न लिया है दूसरा, ये भी आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में आता है। तो चलो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क, सबसे पहले इसका मतलब ऑटो वन बिस्मार्क का यहाँ पे नाम आया, तो इसके बाद मतलब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो ऑटो वन बिस्मार्क है उसको क्या जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ये भी याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क को। क्लियर? चलो भाई आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? देखो यही प्रश्न पूछा गया है कि इसको जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। भाई ये रेड वाली पेन चल नहीं रही है, 1 मिनट दूसरी पेन ले लेता हूँ, ये माफ़ करना है। चलो ये भी नहीं चल रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 मिनट। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए, ये प्रश्न है। ठीक है भाई, ये पेन सब चल क्यों नहीं रही है, पता नहीं, नई है तो शायद इसलिए नहीं चल रही हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक कहानी टाइप का मैं बताता हूँ, इससे आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इधर इसके पीछे ही बता देता हूँ। जैसे देखो जर्मनी क्या था कि जब राष्ट्र राज्य नहीं बना था, मतलब एकीकृत नहीं हुआ था, उससे पहले जर्मनी मतलब मान लो ये पूरा जैसे जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी का इलाका है। तो जब यह एकीकृत नहीं था तो यह छोटे छोटे जैसे मतलब भागों में ऐसे मतलब मान लो बटा था। ठीक है, तो इन भागों में एक मतलब भाग था प्रशा, मतलब अलग अलग इनका नाम था। जैसे ये प्रशा है, इसका कुछ नाम इसी तरह। ठीक है, तो एक खंड था जिसका नाम था प्रशा। ठीक है, और प्रशा का ही मंत्री था इसमें, मतलब एक राजा थे और उन्हीं के अंडर ये मंत्री थे। कौन? ऑटो वन बिस्मार्क। और ये मतलब राजा भी अच्छे थे, ऐसा नहीं कि सब राजा बुरे होते भाई, ये राजा भी अच्छे थे और ऑटो वन बिस्मार्क भी अच्छा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि देखो इनसे पहले ही जर्मनी के कुछ मतलब जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने कोशिश किया कि जर्मनी के सारे जो छोटे छोटे मतलब जो इलाके हैं इनको जोड़कर एक पूरा राष्ट्र राज्य बनाया जाए। ठीक है, लेकिन उनके इस प्रयास को राजशाही फौज ने, मतलब ये जो राजा थे ये नहीं ऐसा चाहते थे, ये सब ने मिलकर, ठीक है, दबा दिया उनको। क्लियर? और इसमें जो ये प्रशा था, प्रशा के कुछ बड़े भूस्वामियों ने भी उनका मतलब साथ दिया, जो बड़े बड़े राजा थे। लेकिन इसमें जो प्रशा के राजा थे विलियम प्रथम, ठीक है, और जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, ये मतलब अच्छे थे, ये चाहते थे कि हाँ जर्मनी के अलग अलग जो छोटे छोटे ये खंडों में बटा हुआ है, इसका मतलब एकीकरण किया जाए। ठीक है, तो जब
राजशाही फौज ने जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको दबा दिया। तो उसके बाद ये इन्होंने निर्णय किया और ऑटो वन बिस्मार्क ने मतलब आगे इसका पूरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया और मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में जाके इसी ने पूरा का पूरा इसको जर्मनी को एकीकृत करने का कार्य किया। सिंपल, तो यही पूरा लॉजिक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलो इसमें इसका आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ माफ़ करना, ये इसको मैं साइड में रख दिया यहाँ पे, ठीक। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखोगे आप लोग उत्तर डालकर कि ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था। ऑटो वन बिस्मार्क था जो वो क्या था, प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था या प्रसा का मंत्री था। अब देखो प्रथा, उससे पहले ही वहाँ के कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास किया। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उससे पहले, यानी इससे पहले, किससे पहले, ऑटो वन बिस्मार्क से पहले। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था, उससे पहले ही जर्मनी के कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर जर्मनी के कुछ इलाकों को जोड़कर राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मतलब एकीकृत करने का प्रयास किया। वही सिंपल है, ठीक। परंतु उनके इस पहल को, यानी उनके इस प्रयास को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। क्लियर है। और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया, यानी जहाँ का जो ये मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, वहाँ के बड़े भूस्वामियों ने भी उन सभी राजाओं की मदद की। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद प्रसा ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व संभाला और प्रसा के मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही के मदद से 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों को हराया और जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया। इन कारणवश ही ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। क्लियर। तो ये रहा पूरा का पूरा आंसर आपका कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। तो ये रहा पूरा का पूरा आंसर। देखो ये मैं आशा करता हूँ आपको अभी मतलब आधा लगभग अभी आंसर ये याद हो गया होगा। ठीक है। एक बार अच्छे से आप खुद से इसको आंसर लिख लो तो आपको पूरा का पूरा ये आंसर याद हो जाएगा। बाकी इसका मतलब इसका फ़ोटो या PDF जो हमारी मतलब व्हाट्सअप चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लिक कर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। तो एक बार मैं जल्द और पढ़ देता हूँ। देखो, ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था, उससे पहले ही जर्मनी के कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर जर्मनी के कुछ इलाकों को जोड़कर राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, परंतु उनके इस पहल या प्रयास को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। ठीक है। और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद प्रसा ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व संभाला और प्रसा के मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से, ठीक है, या नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों को हराया और जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया। इन कारणवश ही ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। सिंपल। ठीक है। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई उसने ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों से क्यों युद्ध किया जब उसको अपने ही मतलब इलाके को जोड़ना था। तो इसका कारण ये था कि वो मतलब बाहर से आकर और ये राजाओं की सब मदद करते थे, जिसके कारण मतलब ये संभव नहीं था। समझ रहे हो ना। मतलब ये इंटरफेयर करते थे इनके आंतरिक मामलों में, तो इसलिए उनसे इसने युद्ध किया। तो उनसे युद्ध किया तो सिंपल है कि इनका मदद करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। ठीक है। इन राजाओं का जो थे जर्मनी के अंदर, तो इसलिए समझ गए। चलो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। 1 मिनट। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका, ये पॉलिटी वाले सेक्शन से है। ठीक है। प्रश्न क्या है, यहाँ देख सकते हो कि भारत में जाति प्रथा, ओके, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी भारत में जाति प्रथा यानी हुई जातिवाद, ठीक है, का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके चलो, तो यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, देखो कि भारत में
जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, वोटरों के ध्रुवीकरण में इसका मतलब क्या है, मतलब जाति के नाम पे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या धर्म के नाम पे आप लोग देखते हो कि अक्सर मतलब लोगों को भड़काकर और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। तो ध्रुवीकरण यानी वोटरों के ध्रुवीकरण से मतलब यही है कि जाति के नाम पे वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, तो भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जाति आधार पर बांटकर, ठीक है, अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। क्लियर, और इस कार्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग करते हैं। भाई अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं और अपना मतलब इस कार्य का राजनीतिक सफलता यानी वही वोट में जीतने के लिए हम अपना यूज करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि और इस कार्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग करते हैं। विभिन्न जातियों में विभाजित भारतीय समाज, भाई भारतीय समाज विभिन्न जातियों में विभाजित है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि विभिन्न जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल आज से ही नहीं, ठीक है, बल्कि देश की स्वतंत्रता के समय से ही अपने लाभ हेतु उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आज से हो रहा है। ठीक है, ये तो मतलब देश की आज़ादी के समय से ही ये राजनीतिक दल ऐसा करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हमने क्या लिखा है, और इसका प्रभाव यह होता है कि समाज कभी कभी एक योग्य नेता को छोड़कर, या योग्य नेता, हाँ नेता ही लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो योग्य नेता या योग्य यहाँ पे प्रतिनिधि भी आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। योग्य प्रतिनिधि को छोड़कर एक अयोग्य प्रतिनिधि या नेता को चुन लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जब जातिवाद होता है और जातिवाद के मतलब आधार पे वोट पड़ता है तो वहाँ मतलब एक अयोग्य मतलब जो होता है प्रतिनिधि वो भी मतलब विधायक बन जाता है। ये तो अक्सर होता ही है, आपने देखा होगा अपने मतलब सोशल लाइफ में। तो वही यहाँ पे सब लिखा गया है। ठीक, आगे देखो, अयोग्य नेता को चुन लेता है, जिससे सामाजिक विकास में बाधा तो उत्पन्न होती ही है। ठीक है, और इसके साथ साथ जाति प्रथा के कारण समाज में कभी कभी टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जातिवाद होने का टकराव की स्थिति दो जातियों के बीच भी हो जाती है। ये आजकल तो खूब हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक, तो ये हुआ पूरा का पूरा इसका आंसर कि भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो राजनीतिक पे ये प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक पे तो भाई अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अपने मतलब लाभ के लिए राजनीतिक जो पार्टियाँ है जातिवाद का यूज करती हैं। ठीक है, और समाज पे काफ़ी इसका बुरा असर पड़ता है। समाज पे बुरा असर ये पड़ता है कि मतलब अच्छे प्रतिनिधि न मिलने के कारण समाज का विकास भी नहीं होता है, और साथ ही साथ मतलब इस जाति प्रथा के कारण समाज में देखा जाता है कि मतलब झगड़े मतलब जाति के नाम पे होते रहते हैं। तो यही सब है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे लिखा गया है, इसका यूज कर आप सेम अपनी भाषा में, ऐसा नहीं कि आप इसी प्रकार लिखो, आप इसका आधार बनाकर अपनी भाषा में भी पूरा पूरा लिख सकते हो। बाकी यह 4 नंबर में प्रश्न आएगा एग्जाम में। देखो 4 नंबर में प्रश्न आएगा, उसका आपको आंसर 80 शब्दों में लिखना होगा, और एक 6 नंबर में मतलब प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर वाले प्रश्नों को आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो ये आपका मतलब लिखा रहेगा। ये तो सामाजिक विज्ञान में अब 2 ही प्रकार के लॉन्ग टाइप के प्रश्न आएंगे, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, बस 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले प्रश्न अब नहीं आएंगे। क्लियर है। बाकी मैं इससे रिलेटेड मतलब सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर डाल रखा है न्यू पैटर्न पे आपका, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर और जो मॉडल पेपर का सेक्शन है उसमें जाना। ठीक है, और देखना नया मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए है। ठीक है, चलो उसका पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेना कि किस तरह आपका पेपर आएगा। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।